चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में हमने देखा था किस तरह से ब्रिटिशर्स अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के अंदर आकर और भारत के अंदर आकर पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर भी खेल रही है, पर फेस अपना नहीं रख रही है। ठीक है, हमने ये भी समझा था किस तरह से डुअल गवर्नेंस का सिस्टम चला था, डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, और डुअल गवर्नमेंट के अंदर किस तरह से आपने ये देखा गया था कि ब्रिटिशर्स जो थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पावर तो रखना चाहते थे अपने पास, पर अपने पास रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखना चाहते थे। रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज इन द हैंड्स ऑफ व्हाट, इन द हैंड्स ऑफ नवाब। उन्होंने किस तरह से दीवानी राइट्स ले ली थी, अपन ने समझा था बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट्स इनके पास आ गए थे। और इसी के साथ साथ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्होंने किस तरह से अपने हाथ में कंट्रोल रख लिया था, और दिस इज नोन एज डुअल गवर्नेंस। इसको डुअल गवर्नमेंट और डुअल गवर्नेंस कहा जाता था। और ये जो सिस्टम होगा 1765 से लेकर 1772 तक चलेगा। 1772 तक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फिर रेगुलेटिंग एक्ट आकर उसको रेगुलेट कर देगा उस सिस्टम को, राइट, जैसे अपन ने पढ़ा था। तो 1765 से 1772 के अंदर इन्होंने बहुत सारा बंगाल का जो रिसोर्सेज हो गए उनको प्लंडर ऑफ करेंगे। इससे ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को थोड़ा सा परेशान होंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट चिड़ेंगे भी, वहां पर जेलसी भी होगी इनके अंदर। उनके दिमाग में ये भी आएगा कि ये लोग ट्रेडर्स थे, ये जाकर वहां के नवाबों को मार रहे हैं, ठीक है, वहां का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रहे हैं, राइट, है ना। तो फिर वो लोग क्या सोचने लगे, वो सोचेंगे इनको रेगुलेट करें, और रेगुलेट करने के लिए ये क्या करेंगे, ये रेगुलेटिंग एक्ट्स लेकर आएंगे। ठीक है, एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर से जो ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। पर एकदम से रेगुलेट नहीं कर सकते थे बच्चों, आके कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तुम जाओ, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने अपने पांव बहुत पसार लिए थे। हो सकता था वो रिटेलिएट कर जाती, हो सकता था ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ खड़ी हो जाती ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ऐसा था कि धीरे धीरे उनको काटना है। ठीक है, और धीरे धीरे काटने के लिए पहले उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने सेंट्रलाइजेशन करा। सेंट्रलाइजेशन के अंदर गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, और उसके अंदर मद्रास और जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर उसको उनको सबऑर्डिनेट्स बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर, राइट। अब यहाँ पर आप देखें, अगर इसके अंदर हमने देखा था कि शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हुआ करती थी। और ये अपने लोग बिठाते थे कहां पर, इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर ये लोग बिठा रहे हैं, और इंडिया के अंदर इनके एग्जीक्यूटिव जो थे वो इंडिया के अंदर चीजें चला रहे थे, राइट। तो डे टू डे लाइफ के, डे टू डे वर्क के अंदर अगर हम देखें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहीं से डिसीजन मेकिंग होती थी, उसका इंप्लीमेंटेशन जो होता था इंडिया के अंदर होता था, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसी तरह से हर कंपनी के अंदर ये होता है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल बॉडी थी। अब ब्रिटिशर्स की निगाहें इनके ऊपर भी थी कि किसी तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पावर कम करें। पर जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की तरफ जाएंगे तो ये रिटेलिएट करने की 100% संभावना थी। तो इनको किस तरह से धीरे 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 इनको किस तरह से काटा जाए, ये इसके अंदर ब्रिटिशर्स सोच रहे थे उस वक्त। तो ब्रिटिशर्स को दो डायमेंशन के अंदर इनको सोचना है। एक तो ये बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता है, ठीक है, इनके अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स जो है, गवर्नर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं, उनको उनकी पावर्स किस तरह से कम करें। और किस तरह से आप देखेंगे पूरे के पूरे जो एक्ट्स होंगे, ठीक है, वो दो चीजों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर आपने अभी तक पढ़े भी होंगे, कई बार पढ़ लिए होंगे अपने, एक्ट्स जो होंगे वो दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर कम करना, और दूसरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। तो इसकी पावर चेंज करते रहना, और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को चेंज करता रहता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल आगे चलकर हम देखेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था उसके अंदर अलग से एक काउंसिल और बन जाएगी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल रह जाएगी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये दो चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मतलब हम देखेंगे सारे एक्ट्स के अंदर जो मेजर डायमेंशन है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नर जो था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, फिर आगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देंगे। फिर 1858 के बाद इसके अंदर वायसराय की एक पोस्ट आ जाएगी, वो सब अपन देखें। तो इन दो चीजों के ऊपर खेल हो रहा है, खेला जो हो रहा है इन दो चीजों के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हर हमेशा इसके अंदर इसको एक सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, और सेंट्रलाइजेशन करके इसके अंदर पावरफुल बनाया जा रहा है इसको, गवर्नर को, जिससे कि उसको हम कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो ब्रिटिशर्स देखो दिमाग वाले आदमी है, ऐसे नहीं कि गुस्सा आ गया भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो यहां से निकलो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ब्रिटिशर दिमाग वाले, उनको पता है कि इसको काटना तो है, इसको खत्म तो करना है, पर धीरे 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 करना है, एकदम से नहीं करना है। तो इसके लिए उनको बहुत सारे चार्टर लेकर आने पड़ेंगे, चार्टर लेकर आते रहेंगे वो लोग, ठीक है। और एक टाइम पर ऐसा होगा कि 1858 1857 की क्रांति हो जाएगी, और 1857 की क्रांति हो जाएगी तो ब्रिटिशर पार्लियामेंटेरियन को एक मौका मिल जाएगा
कि अब इनको एकदम से हटा सकते हैं क्योंकि इनका पूरा पूरा क्रिटिसिज्म हो रहा है, वायलेंस और ये सब चीजें कर रहे हैं। ये सब चीजें आज हम इसके अंदर पढ़ लेंगे आज की क्लास के अंदर। बट बिफोर दैट, एनी डाउट इन द प्रीवियस लेक्चर, प्लीज लेट मी नो। एनीवन हैज एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, सबको क्लियर है? देखो बच्चों, क्लियरिटी के अंदर है ना, और सभी बच्चे एक बात ध्यान रखें, 25th को टेस्ट होगा, उसको सबको सीरियसली दे रहा है, तो हर दिन पीडीएफ को रिवाइज करना है। पीडीएफ आपको यस, मेघना, मेघा शर्मा, यस। मेघा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो आप लिख दे, चैट में लिख दे अगर कोई डाउट है। ठीक है, तो यहां तक अपन मेघा, आप चैट पे लिख दे, है ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, उधर से कनेक्शन ठीक नहीं होगा आपका। पीडीएफ है ना, पीडीएफ तो है ना गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव पर जो आपको लिंक दिया है मैंने ग्रुप पे, एक बार लिंक पर जाकर देखिए, लिंक से पीडीएफ आ जाएंगी उसके अंदर। जो मैंने लिंक भेजा है ना आपको गूगल ड्राइव के ऊपर, उस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो दो फोल्डर खुलेंगे आपको। लिंक पे क्लिक करिए जाकर। ठीक है, और नहीं होता है तो मैं अभी देख लूंगा, है ना। अभी तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, सुबह सुबह अपन क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और फिर ये पीडीएफ वाला सिस्टम जो है वो मैं देख लेता हूँ, राइट। चलिए, प्लीज रिफ्रेश, एक बार रिफ्रेश करो दिव्या। दिव्या, एक बार रिफ्रेश करोगे आ जाएगा, है ना। कभी भी खोलने से पहले ना, नई चीज आने से पहले आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा इसके अंदर। या फिर मैं एक काम करूंगा, पीडीएफ जो होगा आपको ग्रुप के अंदर डाल दिया करूंगा, डेली पीडीएफ ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अभी अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीडीएफ वाला कंसर्न में देख लेता हूँ किस तरह से उसको मतलब सॉर्ट आउट करते हैं। मेरे को लग रहा था कि एक साथ डाल देंगे तो वो ठीक रहेगा आपके लिए, पर आपको डेली पीडीएफ इस तरह से डाल दिया करेंगे, और उसमें भी ग्रुप में भी डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। हाँ, ये वीडियो लेक्चर जो है ना, वीडियो लेक्चर का एक सिस्टम है कि इसके अंदर मिनिमम 12 आवर्स तो लगते ही हैं। ठीक है, अपलोड होने के अंदर ड्राइव के ऊपर, इसके अंदर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, इंटरनेट स्पीड कुछ नहीं कर सकती। गूगल जो है वो 12 आवर्स तो लगाता ही है वीडियो को अपलोड करने के अंदर। ठीक है, तो वीडियो एक बार अपलोड हो जाएगा, वंस अपलोडेड इट विल बी देयर, राइट। पर अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, राइट। चलिए, तो एक क्वेश्चन आया है किसके द्वारा, मेघा शर्मा के द्वारा, कि रेगुलेटिंग एक्ट का थोड़ा सा वापस से बता दें। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, मेघा शर्मा वापस पूरा बता रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या है कि एक बहुत बड़ा डायमेंशन ब्रिटिशर्स का चल रहा है, किसी तरह से इनको रेगुलेट करे। ये जो तीन चीजें हैं ना, इनको किसी तरह से रेगुलेट करे। अब रेगुलेट करने के लिए ये अपना गवर्नर मस्त, मद्रास वाला अपना मस्ती कर रहा है, बॉम्बे वाला अपना मस्ती कर रहा है, और बंगाल वाला अपना मस्ती कर रहा है। ठीक है, इनको किसी से आपस में मतलब नहीं है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो ही लॉ बना रही है और वो ही एग्जीक्यूशन कर रही है। बम्बई की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो ही लॉ बना रही है, वही एग्जीक्यूशन कर रही है यहाँ पर, इस तरह। अब ब्रिटिशर सोचेंगे यार इनको कंट्रोल करें, तो कंट्रोल करने से पहले, अच्छा, ये गवर्नर्स जो थे वो कौन अपॉइंट करता था, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते थे, है ना। तो ब्रिटिशर सोचेंगे यार इनको कंट्रोल करने से पहले, इन लोगों को कंट्रोल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें, है ना, अब तीनों को तो कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसकी पावर बढ़ा देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा एक रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो होगा, दैट विल बिकम, एक बड़ा पोस्ट बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये जो है ना, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये भाई इसके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे विल बिकम द सबऑर्डिनेट। तो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे विल बिकम द सबऑर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इसके अंदर सारी पावर दे देंगे। मतलब सारी पावर देने का मतलब क्या है, गवर्नर ऑफ मद्रास की और गवर्नर ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास है। लेजिस्लेटिव पावर इनके पास ही रहेगी, गवर्नर्स के पास रहेगी। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास की, पर इनकी एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास हो। मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन करना हो तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही करेगा, मद्रास के लिए भी, बॉम्बे के लिए भी। ये पन को मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। ठीक है, ये डायमेंशन क्लियर। अब इसके अंदर क्या हुआ, नई नई पोस्ट बनी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसके अंदर कहा कि इसके अंदर 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 4 मेंबर्स आए। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये सिस्टम इसके अंदर रहा। तो मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह के 4 लोग और आ गए इसके अंदर। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ऐसा बोला जाता था कि ये डिसीजन मेकिंग करते थे, तो मान लीजिए ये 2 लोग इनके अगेंस्ट में हो गए, ये 3 लोग, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बिकम इनइफेक्टिव।
मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनइफेक्टिव हो जाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। और ऐसा भी होता था कि 3 लोग इधर चल जाते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ठेंगा दिखाकर कि ले बेटा कर ले डिसीजन तू। ये कर ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि इसके पास ना वीटो पावर थी, ना इसके पास कास्टिंग वोट था, कुछ भी इसके पास नहीं था। अच्छा, कास्टिंग वोट तो इसलिए नहीं था, टाई तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। टाई क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यहाँ पर इवन नंबर है, ऑड नंबर है, 5 है टोटल इसके अंदर, तो टाई तो कैसे होगा? ढाई ढाई तो होगा नहीं, है ना? तो टाई तो हो नहीं सकता था, तो कास्टिंग वोट इसको, इसलिए इसके पास कास्टिंग वोट नहीं था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ये ठेंगा दिखा के 3 लोग है ना, ये जॉन, रिचर्ड और फिलिप्स, ठीक है, कह देते थे कि हम तुमको कुछ करने ही नहीं देंगे। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहता था मेरे को इतना बड़ा तो बना दिया तुमने, बॉम्बे और मद्रास मेरे अंदर डाल दिया, पर मुझे तुम छोटी सी चीज नहीं दे सके, वीटो पावर दे देते। बोले वीटो पावर दे देते तो फिर काउंसिल का मतलब ही नहीं रहता, तो कास्टिंग दे देते। कास्टिंग होगा नहीं क्योंकि टाई होगा नहीं। कास्टिंग तो क्या होता है? कास्टिंग पावर, कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है बच्चों? जब भी टाई हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए 2 इस तरफ आ गए, 2 इस तरफ आ गए, तो जिसके पास कास्टिंग वोट होगा ना वो जीत जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब इनके बीच में लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई समझ में आ गई? मेघा, इज दिस क्लियर? मेघा जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ दिस इज क्लियर, है ना? ये वाली चीज क्लियर हो गई, इनके अंदर कैसे लड़ाई थी। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर ये चीज को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ऐसा कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, और इसके अंदर ये 4 जनों की जगह हम 3 जने डाल देंगे, 1 2 3, है ना? अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर मान लीजिए डिसीजन मेकिंग होती है, तो ये 2 मान लो उसके अगेंस्ट में चले गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक के साथ मिलकर भी चीज कर सकता है, क्योंकि इसके पास कास्टिंग वोट है। मतलब जिस साइड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेगा उस साइड मान लिया जाएगा इन केस ऑफ टाई। तो एक बंदा चाहिए बस, उसको एक बंदे को मनाना है, बाकी 2 बंदे अगर नहीं मान रहे तो भी चलता है। और इसके पास, क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास कास्टिंग वोट है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 1% जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से अगर वो मान जाता है तो डिसीजन मेकिंग हो जाती है। तो इससे पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर 4 से 3 कर दिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नंबर जो था 4 से 3 कर दिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब दूसरी चीज जो आप पूछ रहे हैं मेघा, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, और एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग अकाड में रहता था अपनी, ठीक है, क्योंकि यहां पर अभी है ना, ये नहीं था जुरिस्डिक्शन, पता नहीं था कि किसकी क्या जुरिस्डिक्शन है ना, इतना क्लियरली पता नहीं था, नई नई पोस्ट बनी है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहता था कि मैं सुप्रीम हूं, ये बोलता था मैं सुप्रीम हूं, और दोनों आपस में, ये दोनों चश्मा लगा के आपस में लड़ते रहते थे, क्योंकि डिमार्केशन ऑफ पावर नहीं था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कोई डिसीजन लेता था, सुप्रीम कोर्ट कहता था कि मैं इसको नल एंड वॉइड कर दूंगा। इस तरह के इसकी क्या पावर थी, कितनी पावर थी, क्योंकि नए नए सिस्टम बने थे। तो 1791 एक्ट के अंदर, 1791 का एक एक्ट निकलेगा, उसके अंदर क्लियर डिमार्केशन कर देगा, भाई देखो सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी ये पावर है और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तुम्हारी ये पावर है, तो इससे तुमको लड़ना नहीं है, चुन्नू मुन्नू तुम दोनों की ये पावर है, अब दोनों लड़ाई नहीं करोगे, ठीक है। दोनों के पावर का डिमार्केशन कर दिया 1791 के एक्ट के अंदर। मेघा शर्मा, इज दिस क्लियर? दिस इज नोन एज रेगुलेटिंग एक्ट, इसको रेगुलेटिंग एक्ट अपन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर डिफेक्ट्स आपको समझ में आ गए, और डिफेक्ट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम पिट्स इंडिया एक्ट की तरफ गए। और पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर हमने अभी जैसे अपने डिस्कस करा, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर हमने कहा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल को 4 से 3 कर दिया जाएगा, और इसको कास्टिंग वोट सिस्टम रहेगा। कास्टिंग वोट सिस्टम मतलब समझ गए कि इन केस ऑफ टाई, अगर टाई हो जाता है, जैसे मान लो कि हम बात करें कि दिव्या, वैशाली और अंकिता और मेघा, ठीक है, ये 4 लोग हैं, और मेघा के पास क्या है? मेघा के पास कास्टिंग वोट है, कास्टिंग वोट इज देयर। तो मान लीजिए वोटिंग होती है, और जो मेघा और अंकिता है ना वो एक साथ रहती है, और ये क्या है? दिव्या और वैशाली, ठीक है, ये एक साथ रहती है, राइट। दिव्या और वैशाली एक साथ, और मेघा और अंकिता एक साथ। तो कौन जीतेगा? अंकिता, मेघा और अंकिता वाली टीम जीतेगी, क्योंकि मेघा के पास क्या है? मेघा के पास कास्टिंग वोट है इन केस ऑफ टाइम। ऐसा एज सिंपल एज दैट, इतना सिंपल है ना, तो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इन केस ऑफ। अच्छा, अगर मेघा के पास वीटो होती ना, ये समझो वीटो के अंदर क्या है, तो चाहे से अब ये अंकिता इधर चल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीटो मतलब वीटो, वीटो मतलब सुप्रीम पावर है, जो ये कहेगी वही होगा। तो ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं था फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, तो वीटो पावर ना करके कास्टिंग वोट सिस्टम इसके अंदर डाला गया। अगर वीटो पावर होती तो भाई गवर्नर जनरल तू ही कर ले सारा काम, फिर तो और औरों की तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वीटो पावर का मतलब यह है कि अगर ये उठ के इधर चली जाएगी तो भी मेगा ही जीतेगी, ये है वीटो पावर का, है ना, इन केस ऑफ वीटो पावर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिर भी कोई भी डाउट है किसी को तो प्लीज आस्क, ठीक है ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए कि ऐसा हो सकता है कि जैसे आप अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक बात थोड़ा समझ लेना, ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई स्टार्ट करें,
एकदम से दिमाग के ऊपर बर्डन आएगा, है ना, कि पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो सुस्त थे, अब एकदम से तुम वो कर रहे हैं, ठीक है। और अपन देख रहे हैं सुबह क्लास ले रहे हैं और शाम को क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा बर्डन आ सकता है तुम लोगों के ऊपर, है ना, दिमाग के ऊपर थोड़ा सा बर्डन आ सकता है। गवर्नर जनरल के पास दिव्या, गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग मेंबर्स के पास होंगी तो सबके पास होंगी फिर। वो जो यहाँ पर अपन ने एग्जाम्पल लिया वो मेघा शर्मा जो है वो गवर्नर जनरल है, इस तरह से एग्जाम्पल अपन ने लिया है, ठीक है दिव्या। अच्छा अभी समझो कि थोड़ा सा ना 2 क्लासेस ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा दबाव आ सकता है सर पे, ठीक है। पर देखो हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, हमको डिटेल में पढ़ना है। देखो हम कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं आपको, कभी ऐसे नहीं करेंगे जल्दी जल्दी पढ़ाकर तुमको ऐसे इस तरह से कर दिया, नहीं, है ना। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपन को हर चीज पढ़नी है, वो चीज जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कचरा नहीं पढ़ना है, हर चीज वो पढ़नी जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी लेट यू नो कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़नी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा चलने दें अपन क्लास को, है ना। तो इसके अंदर अब तुमको एक तो तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम बिठा लो कि भाई मेहनत करनी है, हमको मेहनती बनना है। तो 2 क्लास क्या सर, आप 3 क्लास लो तभी भी हम रेडी हैं, ऐसा माइंडसेट आपका रहना चाहिए, ठीक है। लेंगे नहीं 3 क्लास, 2 क्लास इज सफिशिएंट, ठीक है। और आराम से कोर्स अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो 2 क्लास लो तो सर वो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा तुमको अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। और ये कोई ज्यादा नहीं है, 1.5 घंटे की क्लास है, और वो 1.5 आवर की क्लास वो वाली है, तो 3 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए, है ना। आप लोग रिवीजन ना छोड़ें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिवीजन आपको करते रहना है, ठीक है। और क्लास सभी बच्चे लाइव लें, ठीक है। जैसे आज 3 बच्चे एब्सेंट, उनसे पूछा जाएगा भाई क्यों नहीं है भाई, है ना, 3-4 बच्चे जो भी एब्सेंट है, तो लाइव क्लास लेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइव क्लास नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, राइट। लाइव क्लास लें और फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एक बैकअप की तरह रखें, सिर्फ बैकअप, और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहें पीडीएफ से, फिर उसको रिवाइज करते रहें। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। चलो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर अपन ने ये चीजें पढ़ ली, इस तरह से उन्होंने करा, तो यहाँ पर जो सॉर्ट आउट था, वो जो टेंशन था वो सॉर्ट आउट हुआ। अब दूसरा पॉइंट कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर इन्होंने कहा कि जो डिफेक्ट्स थे 1773 के एक्ट के अंदर, वो डिफेक्ट्स हमने देखे और उससे जो इनडिसिसिवनेस चल रही थी सिस्टम के अंदर, उसको हटाकर हमने वो चीजें सॉर्ट आउट कर दी साहब, है ना। अब सब खुश है, सबके पास पावर है, गवर्नर जनरल और बंगाल भी खुश है, बोला कि मेरे पास वापस पावर आ गई, थैंक यू सो मच, नहीं तो तुमने नाम की पावर दी थी, काम बढ़ाया था नाम की, अब ये खुश हो गया ये भी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, 1784 के अंदर एक काम तो ये हो गया कि सब सॉर्ट आउट कर दिया इश्यूज को। दूसरा जो होगा वो होगा कि यार अब इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन ऐसा भी डालते हैं जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है और ज्यादा कंट्रोल हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की पावर और ज्यादा कंट्रोल हो। तो यहां पर देखिए ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने कहा ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे इनकी नजर रहेगी, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी सारे फंक्शन कर रहे थे, सारे डे टू डे फंक्शन कर रहे थे, जैसे कमर्शियल फंक्शन भी, बिजनेस वाले सारे फंक्शन ये कर रहे, पॉलिटिकल सारे फंक्शन ये कर रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव सारे फंक्शन ये कर रहे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है ये सब चीजें, पॉलिटिकल मतलब किस राजा को मारना है, किससे बात करनी है, कौन नवाब कैसा क्या डायमेंशन, वो सब चीजें ये कर रहे हैं। सारे डायमेंशन अगर हम देखें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही कर रहे थे, सही बात है सर। तो उनको बोला कि इनकी पावर कम करते हैं, तो इनसे बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हारा जो पावर है ना, ये वाला जो पावर है पॉलिटिकल पावर, उसको हटा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल टेक केयर ऑफ दिस वन। एक नई बॉडी बनेगी दैट इज नोन एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दैट विल टेक ऑल द पॉलिटिकल अफेयर्स, जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे ब्रिटिशर्स के इंडिया के अंदर, उसको कौन देख रहा है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा है। इनकी पावर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बोला तुम बिजनेस करने आए थे ना, बोले हाँ, तो बिजनेस पे ध्यान लगाओ, बिजनेस करो, कमर्शियल फंक्शंस तुम रखो, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का नाम ही देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल करके रखना है इनको, वो पॉलिटिकल अफेयर्स सारे मैनेज करेगा, ठीक है। कि तुम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ज्यादा शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है तुमको, हर काम तुम नहीं कर सकते, तुम क्या करो, तुम सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स करो, बिजनेसमैन हो ना तुम, बोले हाँ, अंबानी जी जाके वहां पे चाइना में जा रहे हो ना, तो सिर्फ सिर्फ बिजनेस करो वहां पे जी जिनपिंग को मारना, उससे वो करना, तिकड़म करना, वो सब काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, ठीक है सर। तो यहां पर देखिए ब्रिटिशर्स पहले किसको कर रहे थे, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 के अंदर, चार्टर मिला उसको जब आई भारत के अंदर 1610 के आसपास, तो उसने आते ऐसे नहीं कर के अटैक कर देनी, आते ही वो राजा महाराजाओं की तलवार चाट रही है कि महाराज की रहो, महाराज की रहो, महाराज। फिर धीरे धीरे जाकर 1717 के अंदर उसको क्या मिला, फरमान मिला,
तब जाकर उसको लगा कि हाँ अब यार ट्रेड करने का कुछ हुआ। फिर वहां पे धीरे 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 नवाबों के साथ बातचीत करी, फिर नवाबों को हटा के अपने नवाब बिठाने लग गए, है ना। दिमाग तो वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रही है वो भी सेम ही कर रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। बोले इनको एक साथ नहीं हटा सकते भैया, जाकर दबोच लेंगे। दोनों ब्रिटिशर्स ही तो, माइंडसेट तो ऐसे ही चल रहा है। जाके ऐसे कहेंगे चलो ईस्ट इंडिया कंपनी निकलो यहाँ से, सब बंद। ऐसे तो कर नहीं सकते, ये हो सकता है हमारे ऊपर आ जाए। तो धीरे 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 तो इनसे धीरे धीरे पावर छीनेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर कम करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस तरह से बना दिया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द व्हाट, डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे इट अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। और इस चीज को डबल गवर्नमेंट कहा कि एक काम जो है बिजनेस वाला काम कौन कर रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहा है, और जो पॉलिटिकल वाला काम है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा है। इस तरह से इसके अंदर बताया है। तो यहां पर इस तरह से करा कि वो, और उन्होंने कहा कि भाई जो भी सिविल और मिलिट्री पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सबके सब कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसके अंदर देखेगा। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर अगर हम देखेंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर सारे बंदे ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस वाले बेटा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज देयर टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर आप देखेंगे सारे के सारे जो होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस वाज देयर इन द सिस्टम। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। बच्चों सब म्यूट करके रखो अपना, है ना। किसी का खुल जाता है म्यूट तो फिर डिस्टर्ब होता है। नहीं यहाँ का जैसे अभी मैं कर देता हूँ अपनी साइड से, तो आप सब म्यूट करके रखो, जो क्वेश्चन पूछना हो ना तभी आपको। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज कंट्रोलिंग द थिंग्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अगेन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था दैट वाज इन द व्हाट, इन द लंदन ही था, और वहां से कंट्रोल कर रहा था, वहां से चीजों को कंट्रोल कर रहा था अपने एग्जीक्यूटिव को, मतलब अपने लोगों के साथ। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने कहा कि हम कंट्रोल कर लेंगे ये चीज, ठीक है, तुम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करो, तुम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो कमर्शियल फंक्शंस करो। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर होगा। हाँ, तो इसके अंदर हम डबल गवर्नमेंट इस तरह से इसके अंदर बोल रहे हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आप यहां पर ये समझिए, दो चीजें आप समझिए कि अपन ने दो बार डबल गवर्नमेंट का नाम ले लिया। एक तो 1772 से पहले, जब उन्होंने 1765 के अंदर उन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और दीवानी राइट्स लेने के बाद और उन्होंने क्या कर लिया था, दूसरा उन्होंने क्या कर लिया था, दूसरा उन्होंने क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने कंट्रोल में ले लिया। 1772 के रेगुलेटिंग एक्ट ने आकर सब कुछ क्या कर दिया, सब कुछ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिया। ठीक है, तो उस तरह से कंट्रोल करा गया, और ये जो सिस्टम था इस तरह से हटाया, नवाब ववाब जो थे वो चीज हटाई। ठीक है, और 1772 के अंदर इस तरह की चीजें होगी, राइट। और यहाँ पर फिर इसके बाद 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आया, और 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर ये बोला गया कि 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर ये बोला जाएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल टेक केयर ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स will take care of what? Court of directors will take care of commercial affairs. As simple as that. ठीक है, अब ये कवर, और इस चीज को बोला गया डबल गवर्नमेंट, इस चीज को डबल गवर्नमेंट बोल गया। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज करेगा सारे ऑपरेशंस को, ठीक है, वेदर इट इज सिविल ऑपरेशन, वेदर इट इज मिलिट्री ऑपरेशंस, वो सब चीज। और तुमको क्या करना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तुम बस चुपचाप बैठकर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ना, वो चुपचाप बैठकर तुम वो काम करो, बिजनेस वाला काम देखो अपना। ठीक है, तो आप देखेंगे सब कुछ चीज जो होंगे, रेवेन्यू कैसे आएगा, वो क्या होगा, मिलिट्री क्या होगा और सिविल क्या होगा, वो सब करेंगे। तुम बिजनेस वाला जो काम है, कमर्शियल फंक्शन इसके अंदर करो। एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्टर ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड द मिलिट्री गवर्नमेंट्स और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। जो भी इंडिया के अंदर ब्रिटिश की पोजीशंस थी, उन सबके ऊपर क्या होगा, सबके ऊपर कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कंट्रोल। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं, वैसा नहीं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया। तो ये 1784 का चार्ट। अब बच्चों आप ये समझिए कि अब हम एक डायमेंशन समझिए, क्योंकि पहली मतलब स्टार्टिंग की क्लासेस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। बिना कॉन्सेप्ट के जाओगे तो कहीं ना कहीं रटने की टेंडेंसी आ जाएगी। हम एक दिन के अंदर ही, अभी एक ही दिन हुआ है अपन को, ठीक है, एक ही दिन हुआ है, पर हम ये समझ गए हैं कि पढ़ना कैसे है। कुछ कुछ डायमेंशन हम समझ गए हैं कि पढ़ना कैसे है। कि सर डायरेक्टली किताब से पढ़ते हैं तो उसकी पीछे की चीजें जो है वो नहीं कर पाते हैं, और पीछे की चीजों के लिए हमको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की और भी नॉलेज होनी चाहिए। हिस्टोरिकल डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर हम पॉलिटिकल डायमेंशन समझ पाएंगे। सर ये एक हमने एक चीज देखी
कि जब तक हिस्ट्री नहीं समझे, अभी मैंने तुमको पूरी हिस्ट्री बताई, उसके बाद तुम्हें समझ में आ रहा है कि चीजें चल क्या रही है ना सर। तो हमको ये समझ में आया कि ब्रिटिशर्स, जिसको हमको पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स ने ही बनाया चार्टर एक्ट, तो ब्रिटिश, अभी तो तुमको ये भी नहीं पता था कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है और ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, ये दोनों अलग अलग है, ये भी कई बच्चों को नहीं पता था। हमें ये पता चला कि सर ये इट इज जस्ट लाइक ए कंपनी, एक कंपनी है जो कंपनी आकर यहाँ पर ट्रेड करने की जगह और ट्रेड कर रही है, और ट्रेड कर रही है बहुत ही स्मार्टली कर रही है, सारी पॉलिटिकल पावर अपने ऊपर इनडायरेक्टली कैप्चर करके ट्रेड कर रही है। ये कभी भी पॉलिटिकल पावर के अंदर नहीं आई, पॉलिटिकल पावर में आ रहती तो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को पता चल जाता, तब की तब इनको दबोच लेते भाई पॉलिटिक्स तो ना करने कर रहे, बोले पॉलिटिक्स तो यही कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं सर, हम नहीं कर रहे, और हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं बस। समझना ना, पॉलिटिक्स करने नहीं आए ये लोग। तो इस तरह से अपन ने इसके अंदर समझा। तो हर चीज को पढ़ो, कोई भी चीज को पढ़ो, चाहे तुम उस बैच में रहो ना रहो, ठीक है, आगे चलकर भी कभी भी कोई भी चीज पढ़ो तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ना बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मेहनत करते रहे, गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, ये मत करना, ठीक है। कंसेप्चुअली पढ़ना, हर चीज को कंसेप्ट पढ़ो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर कंसेप्चुअली चलोगे और सिंपल सिंपल फॉर्म के अंदर तोड़कर उसको पढ़ोगे, लेयर्ड वाइज पढ़ोगे, तो बिल्कुल सही चीज अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। और पहली अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर आपने इस तरह से समझ लिया। अब नेक्स्ट जो चार्टर है ना वो है 1813, ठीक है। इससे पहले 1793 का चार्टर आया, वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, अपन हिस्ट्री के अंदर उसको पढ़ेंगे। 1813 की तरफ अपन जा रहे हैं। अब आप ये देखो चार्टर जो थे ना, ये चार्टर एक्ट का मतलब क्या है, चार्टर पहले से भी थे कि आपने देखा था कि 1600 एडी के अंदर, जब मैंने आपको बताया था स्लाइड के अंदर कि चार्टर देती है क्वीन एलिजाबेथ, क्या एलिजाबेथ क्या चार्टर देती है कि 15 साल के लिए जाकर तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव मोनोपोली है, यही है एक्सक्लूसिव मोनोपोली, कि भाई सिर्फ एक्स जाएगा, एबीसीडी और ये सब वाईजेड ये सब नहीं जाएंगे, एक्सक्लूसिव मोनोपोली इज देयर 1600 एडी के अंदर। ये 15 साल का था, इसको रिन्यू करते रहे है ना, चार्टर एक्ट आते रहे और रिन्यू होते रहे, 15 साल का, फिर 20 साल का। अब देखिए यहां से 1793 के अंदर जो चार्टर आया, तो 20 साल बाद वापस एक चार्टर आएगा 1813 के अंदर, क्योंकि ये 1793 के अंदर कहा था कि हमने ये जो चार्टर क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं 20 साल के लिए। तो 20 साल बाद ऑब्वियसली एक वापस एक्ट आना पड़ेगा कि 20 साल के लिए वापस आगे बढ़ा रहे हैं, ये कहने के लिए। तो ये आता है, वो कहता है कि 20 साल के लिए वापस आगे बढ़ा रहे हैं। 1833 के अंदर एक और चार्टर आएगा, फिर एक चार्टर आएगा कि 20 साल के लिए वापस आगे बढ़ा रहे हैं। 1853 के अंदर चार्टर आएगा, पर इसके अंदर नहीं बोला जाएगा कि 20 साल के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, इसके अंदर कुछ नहीं बोला जाएगा। तो यहां से फिर चीजें बदलेगी, ये चीज मैं तुमको पढ़ा दूंगा अभी, है ना, अब ये समझिए। तो ये हर 20 साल बाद चार्टर आ रहा है, वो चार्टर वही वाला चार्टर है, उसको रिन्यू करते जा रहे हैं लोग, और उसके साथ साथ कुछ कुछ चीजें ऐसे डालते जा रहे हैं जिससे कि ये क्या करें, ये लोग कंट्रोल में रहे, ठीक है। चार्टर्स हम अभी क्यों पढ़ने लगे, बिकॉज रेगुलेटिंग एक्ट आया पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, और उसके बाद इस चार्टर को इस तरह से रिन्यू करा जा रहा है कि हम तुमको रिन्यू कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ आप देखेंगे इसके अंदर कंट्रोल भी बढ़ाया जा रहा है, किसका, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस का। यस विशाखा प्लीज। सर मुझे वो 1793 का ही डाउट था, बट क्लियर हो गया। 1773 से 93 20 इयर्स का। हाँ बिल्कुल। 20 इयर्स ना। तो 73 के अंदर ही ऐसा बोला गया था कि भाई देखो कि हम हर 20 साल के अंदर चार्टर को रिन्यू कराएंगे, 20 साल 20 साल 20 साल इस तरह से पहले भी रिन्यू करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। 15 साल का था, फिर 15 साल के बाद रिन्यू करा। अब यहाँ पर इस तरह 1793, फिर 1813, फिर 1853, ठीक है, 1833 फिर 1853, ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं, है ना। 1793 का हिस्टोरिकल डायमेंशन से इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉलिटिकल डायमेंशन कुछ इस तरह से ऐड नहीं हुआ है, तो उसको मैंने इसके अंदर डाला। अब 1813 में क्या होता है, अब देखो, अब ये बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। क्या कमाल हो जाएगा सर? सर मैंने आपको बताया था 1600 एडी का जब चार्टर दिया क्वीन एलिजाबेथ के अंदर, तो ऐसा मानो कि जैसे ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर बहुत सारी कंपनी है, एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरह की कंपनी है। उनमें से इसको चुना कि भाई हमने तुम्हें चुना है, यू आर द वन, और तुम जाओ, और सिर्फ तुम जाओ, और तुम जाकर क्या करोगे, तुम जाके ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर वहां पर जाओ और इंडिया के अंदर ट्रेड करो, आराम से मस्ती से ट्रेड करो। बोले वाई ने बोले साहब मैं भी जाऊं क्या, वाई को बोला नहीं नहीं तू बैठ यहाँ पे चुप। जेड ने बोला मैं जाऊं क्या, नहीं कोई नहीं जाएगा, सिर्फ एक्स जाएगा, एक्स के पास एक्सक्लूसिव मोनोपोली है, एक्सक्लूसिव मोनोपोली। तो इसका ब्रिटेन के अंदर कंपटीशन तो ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म था, कि ब्रिटेन से सिर्फ एक ही कंपनी जाएगी, दैट इज नोन एज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जाकर वहां पर ट्रेड करेगी।
समझ में आ रहा है? अब हम जो पढ़ रहे हैं चार्टर एक्ट 1813 के अंदर, तो 1813 के अंदर थोड़ी सिचुएशंस बदलेगी। और सिचुएशंस कैसे बदलेगी आप देखेंगे, ये दो लोग थे, ये सिचुएशन बदलेंगे। ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, लिबरलिज्म के बहुत बड़े प्रणेता हैं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। और ये तो आपको पता है होगा, ये नेपोलियन बोनापार्ट है। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या करा कि यहां पर उन्होंने क्या करा था, ये फ्रांस के बहुत बड़े एक लीडर थे, ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसे कहा कि कोई भी अगर ब्रिटेन और फ्रांस और ब्रिटेन का 36 का आंकड़ा रहता था, आपको पता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक आदेश निकाल दिया, कोई भी यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, कोई भी यूरोप के अंदर हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, कोई भी यूरोपियन कंट्रीज ब्रिटिश के गुड नहीं खरीदेगी। मतलब जर्मनी तुमने अगर ब्रिटिश का गुड करा तो हम तुम पे ऊपर, डच तुमने अगर ब्रिटिश का गुड खरीदा तो हम तुम पे अटैक कर। कोई भी कंट्री जो होगी वो ब्रिटिश का गुड नहीं खरीदेगी। ब्रिटिश को क्या करो, ब्रिटेन को क्या कर दो, ब्रिटेन को आप बायकॉट कर दो सब लोग। कोई भी यूरोपियन कंट्रीज अगर करी तो मैं उससे लड़ूंगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला। और नेपोलियन बोनापार्ट उस वक्त बहुत बड़ा नाम था, तो सब लोगों ने बोला कि ठीक है साहब, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, सब लोग। तो ब्रिटेन के अंदर जो कंपनीज थी ना, जो अपन ने कहा था कि ब्रिटेन के अंदर कंपनीज है एक्स वाई जेड ए बी सी, तो एक्स के तो मजे थे, एक्स तो कह रहे हैं ठीक है नहीं कर रहे, हम कर कहां रहे हैं यूरोप के अंदर, हम तो एशिया में जाके कर रहे हैं, इसको कोई टेंशन नहीं है। पर वाई जेड एबीसी बोलेगी सर हमने क्या बुरे कर्म कर दिए, हमें कहे। अब हम तो पहले यूरोप के अंदर कर रहे थे, यूरोप की कंट्रीज भी मना कर दी कि हम तुमसे इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने एक आदेश निकाला है। समझ में आ रहा है कि हम तुमसे क्या करेंगे, हम तुमसे नहीं लेंगे। तो अब हम पहले इनको भेज लेते, अब तो हम इनको भी नहीं भेज सकते, तो हम करें क्या, करें तो करें क्या। वाईजेड एबीसी ने कहा, गुहार लगाई कि भाई हमें भी भारत भेजो, हमें भी वहां पर भेजो इस साइड के अंदर, जिससे कि हम भी वहां पर डायमेंशन में जाकर वहां पर ट्रेड कर सके। ये मांग उठी इन लोगों की पार्लियामेंटेरियंस के सामने कि हमारी मांगे पूरी करो। कि एक्स तो मजे कर रहा है वहां जाकर, एक्स जो कंपनी है वो तो मजे कर रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहां जाके आराम से मस्ती कर रही है। और यहाँ पर हम यूरोप के साथ ट्रेड कर रहे थे, यूरोप वालों ने भी मना कर दिया अब ट्रेड नहीं करेंगे, तो हम कहां करें फिर ट्रेड, वेयर शुड वी गो। तो नेपोलियन बोनापार्ट, अब देखो ये बेसिक समझना, 1813 का बेसिक समझोगे तो फिर अपने आप प्रोविजंस याद कर, लर्न रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लर्न हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट हैड फॉरबेड द इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड इनटू द यूरोपियन कंट्रीज। ब्रिटिश गुड कोई नहीं मांगता है, मैं यूरोपियन कंट्रीज कोई नहीं खरीदे। तो जब ये कर दिया तो भाई वो जो कंपनीज थी, जब मैंने आपको बताया कि वाई जेड एबीसी, ये जो कंपनीज थी इतनी सारी, ये कहेंगी कि भैया हमको क्या करना है, हमको भी यूरोप वाले तो करने नहीं दे रहे ट्रेड, हम समझ भी रहे नेपोलियन बोनापार्ट से आप लड़ भी नहीं सकते, कितने बड़ा आदमी है, ठीक है। वो तो एक तरह से विश्व विजेता बनना चाह रहा है, उसका कंट्रोल भी बहुत तगड़ा है। पर अब हमको है ना, तुम यूरोप में मत करने दो ट्रेड, तो भाई हम कंपनी खोली तो कहीं तो ट्रेड करेंगे, वहां पे तुमने सिर्फ एक्स को भेज रखा है, तो ये गलत बात है, हमें भी अलाउ करिए, वाई जेड एबीसी हमें भी अलाउ करिए, ये बोलेंगे, वाई जेड एबीसी बोलेंगे हमें भी अलाउ करिए। इसी के साथ एक एडम स्मिथ और था वहां पे, एडम स्मिथ बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और एडम स्मिथ इस तरह से बोलेंगे कि ब्रिटेन को अगर सक्सेसफुल होना है तो ब्रिटेन को इसकी कंपनीज का जो कंट्रोल है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है इसकी कंपनीज के ऊपर, वाई जेड एबीसी इन सब के ऊपर, इस कंट्रोल को छोड़ना पड़ेगा, लिबरलिज्म लाना पड़ेगा। लिबरलिज्म मानी आजादी देनी पड़ेगी इनको, थोड़ा इतना कंट्रोल कर रखा है कि वहां ट्रेड मत करो, वहां नहीं करोगे, यहां नहीं करोगे, ये सब छोड़ना पड़ेगा। अगर ब्रिटेन को क्या होना है, ब्रिटेन को एक पावर बनना है, तो बड़ा पावर बनना है ना, ऐसा अनबीटेबल पावर, तो उसको ये करना ही पड़ेगा इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर। और ब्रिटेन के अंदर अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने हैं तो सबसे बड़ा रिफॉर्म ये होना चाहिए। एडम स्मिथ बहुत बड़े फिलोसफर इकोनॉमिस्ट थे उधर, और जब वो ये बात बोलते हैं, ठीक है, ये बात बोलते हैं, तो लोग भी उनके साथ होते हैं कि हाँ भाई सही बात बोल रहे हैं, कि भाई इनको वाई जेड एबीसी को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है, इनको क्यों नहीं खोला जा रहा है, इनको बांध के क्यों नहीं रखा जा रहा है। और एक टर्म है एनिमल स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट एडम स्मिथ की टर्म है, कि इनके अंदर जो एनिमल स्पिरिट है, जो भूख है इनके अंदर, उसको अनलीश करने का वक्त आ गया है। अगर आज ब्रिटेन ने इनको अनलीश नहीं करा, आज ब्रिटेन ने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रखी कि भाई तुम वहां जाकर ट्रेड नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते, तो ब्रिटेन बहुत पीछे चला जाएगा इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर। तो ब्रिटेन नीड टू हैव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे।
और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर यहां पर इन दोनों इन कंट्रीज इन जो कंपनीज है इनको भी अलाउ करना पड़ेगा कि भाई तुम भी जाओ। तो इसका बहुत ज्यादा प्रेशर है, पब्लिक का प्रेशर, कंपनीज का प्रेशर, नेपोलियन बोनापार्ट का प्रेशर। नेपोलियन बोनापार्ट कह रहा है कि इन कंपनीज को मैं कहीं ट्रेड ही नहीं करने दूंगा यूरोप में। तो ये बोले हम क्या करें, हम कहीं ताला लगा के बैठ जाएंगे सब। दूसरा कि ये कह रहे हैं कि भाई एक्स तो आराम से वहां पे जाके ट्रेड कर रहा है, इतना अमीर होके आता है, वाई जेड ऐसे चिढ़ जाता है मरी तरह। और ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन सोच रहे हैं, और ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस भी इसी डायमेंशन में सोच रहे हैं कि उनको किसी तरह से कंट्रोल करना है। तो फिर एक डिसीजन आता है। ये डिसीजन ऐसे कहते हैं कि जो मोनोपोली दी थी हमने, एक्सक्लूसिव मोनोपोली 15 ईयर्स के लेके और फिर चार्टर से बढ़ा रहे थे कि सिर्फ तुम ही जाओगे, ये हम तुमको खत्म करते हैं। मतलब अब वाई जेड एबीसी ये भी जाकर वहां पर ट्रेड कर सके। समझ में आ रहा है? पर है ना, एक ट्रेड जो था वो कंट्रोल करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और वो था ट्रेड इन टी। ठीक है, टी के अंदर ट्रेड और ओपीएम के अंदर ट्रेड। ये ट्रेड जो है ना वो कंट्रोल करना चाह रहे थे ब्रिटिश। अगर ये सब करेंगे तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो ये ट्रेड कंट्रोल करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने कहा कि यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही ट्रेड करोगे, टी और ओपीएम। ठीक है, टी और ओपीएम के ट्रेड के अंदर, और एक ट्रेड विद चाइना जो है उसके अंदर सिर्फ तुम करोगे। बाकी जो है सारी कंपनीज और सारे सेक्टर्स के अंदर सारी कंपनी जा सकती है, वाईजेड एबीसी सब जा सकती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अब ये अगर तुमको ये बैकग्राउंड नहीं पता और क्वेश्चन इसमें से आ जाता है 1813 के चार्टर के अंदर से, कि 1813 के चार्टर के अंदर जो मोनोपोली एंड करी गई थी, ट्रेड मोनोपोली एंड करी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ओपीएम एंड ट्रेड विद चाइना। तो वो क्यों करी गई थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट अगर लिखा आ जाएगा तो तुम नहीं कर पाओगे फिर उसको सॉल्व। एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तुम सोचोगे यार एडम स्मिथ क्या आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट कहां से, ये तो फ्रांस का था, हमको भी बना दो और तुम कर दोगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। 1813 का एक्ट आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे सिचुएशन क्या चल रही है। सब ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर सिचुएशन चल रही है, हमारी मांगे पूरी करो, जब तक सूरज चांद रहेगा, है ना, एडम स्मिथ तेरा नाम रहेगा। वहां पर इस तरह से चल रहा है, और वहां के लोग भड़के हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि भैया जल्दी से हमको क्या करो, इनकी अनलीश करो इनकी पोटेंशियल। ये अगर जाएंगे वहां पर ट्रेड करेंगे तो किसको, ब्रिटेन को ही फायदा होगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो 1813 का चार्टर के अंदर अगर देखेंगे तो ट्रेड मोनोपोली वाज एंडेड एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन द टी, ओपीएम एंड विद द चाइना। ठीक है, किसकी ट्रेड मोनोपोली खत्म करी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। मतलब अब सब आ सकता है, वाईजेड एबीसी भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा ये है क्राउन की सोवरेंटी। एक्ट ने ऐसे कहा कि ब्रिटिश पोजीशन जो है इंडिया के अंदर, है ना, ब्रिटिश पोजीशन, जो भी ब्रिटिश पोजीशन है, मतलब जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोजीशन ले रखे थे, भी कंट्रोल करके रखा था, वो अब किसके अंदर आएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, क्राउन की सोवरेंटी में। क्राउन मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब वो तुम्हारा नहीं रहा है, कैसे मत बोलना कि हमारा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो अब किसके कंट्रोल, वो किसकी सोवरेंटी के अंदर आएगा? वो क्राउन की सोवरेंटी में आएगा, पार्लियामेंट की सोवरेंटी में आएगा। समझ आ रहा है? तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्राउन ने अपना कंट्रोल कर लिया कि भाई जो भी तुमने कमाया है यहाँ पर वो सब तुम्हारा नहीं है, ऐसे समझो कि भाई हमारा है सब। नहीं, एक क्राउन की सोवरेंटी है इसके ऊपर, क्राउन की सोवरेंटी। रह लो तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, पर सोवरेंटी हमारी है, कभी भी तुमसे वो छीनी जा सकती है। ठीक है, तो जैसे हमारे घर जो होते हैं वो भी लीज पे दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, वो भी गवर्नमेंट की सोवरेंटी में आते हैं। पता है तुम्हें कि जो तुम अपने घर में रह रहे हो बोलते हो ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने 99 ईयर की लीज पे दे रखे हैं तुमको। ठीक है, लीज खत्म होती है ना, पट्टा जिसको बोलते हैं, घर का पट्टा, उसको फिर रिन्यू कराना पड़ता है, फिर उसके अंदर पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट उसकी लीज और बढ़ा देती है आगे। तो सोवरेंटी हमारी नहीं है हमारे घरों पे। हमारे घर के नीचे अगर तेल का कुआं मिल जाए ना तो गवर्नमेंट कब्जा लेगी, उसको बोलेगी तुम्हारी लीज खत्म होती है, चलो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब ये हमारा है। समझ रहे? तो ये इस तरह से आपको इसके अंदर समझना है कि इसी तरह से ये जो ब्रिटिशर्स की जो थी ना, ब्रिटिशर्स की जो पोजीशंस थी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो इन्होंने पोजीशंस बनाई इतनी लड़ झगड़ के, ये सब चीजें वो क्राउन की सोवरेंटी के अंदर में कंट्रोल कर रहे हैं भाई, धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं। एक ही एक्ट के अंदर सब कुछ डाल देंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सालों लग रहे हैं इनको। 1773 से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस, 1813 चल रहा है, तब जाकर ये मोनोपोली एंड कर पाए इनकी, और धीरे धीरे काटे जा रहे हैं इनको।
समझ में आ रहा है? अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है ये, क्योंकि इसका आगे जाकर अगर आप देखेंगे 1857 की रिवोल्ट में बहुत काम आएगा आगे जाके, मतलब वन ऑफ द रीजंस बनेगा कि मिशनरीज जो थी ना, क्रिश्चियन मिशनरीज, उनको कहा गया कि आप भारत में जाएं और आप क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियनिज्म जो है, सॉरी क्रिश्चियन कल्चर जो रिलीजन है वो जो है उसको फैलाया, क्रिश्चियनिटी को फैलाया। ठीक है, बट ये हिस्टोरिकल डायमेंशन है, ये कोई पॉलिटिकल डायमेंशन से नहीं है। ठीक है, हिस्टोरिकल डायमेंशन से, जो हम आगे हिस्टोरिकल डायमेंशन से भी हम इस एक्ट को पढ़ेंगे। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चों ध्यान रखो एक चीज, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन एक्ट्स को वापस पढ़ेंगे हम, और उसके अंदर हिस्टोरिकल डायमेंशन से पढ़ेंगे तो आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये सब चीजें वापस आने वाली। हिस्टोरिकल कंपोनेंट में जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें बस उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना कि तुम्हें रिक्वायर्ड है। फिर तुमको वहां से कनेक्ट कराऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री से, तब जाकर तुम्हारा कंप्लीट नॉलेज इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा, कंप्लीट नॉलेज भी बन जाएगा। राइट, चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये चार्टर एक्ट 1813 के अंदर हमने देखा कि साहब नेपोलियन बोनापार्ट के कारण और एडम स्मिथ के कारण गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना कि ये जो YZ ABC है इनको भी भेज दो, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम लोग चल जाओ, पर ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना, ठीक है, और ट्रेड इन ओपियम, ठीक है, ये इसकी मोनोपोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगी। और बाकी तो जब तुम रखते हो 1813 के अंदर ऐसा ऐसा हुआ, तो उसका बैकग्राउंड भी याद रखो कि बैकग्राउंड क्या है, ये भी अपन इसके अंदर याद रखना चाहिए। अब क्या होता है, 1833 का चार्टर आता है ना, 20 साल बाद फिर वापस चार्टर निकाला। 20 साल बाद चार्टर निकाला, पहली बात तो ये कहा कि आने वाले 20 साल में तुमको और दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिसके अंदर मोनोपोली तो नहीं देना है तुमको, पर तुम्हें यहाँ पर ट्रेड करने दे रहा है ना, इस तरह का चार्टर इसके अंदर बोला गया, चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। अब चार्टर एक्ट 1833 के अंदर ऐसा कहा गया कि देखो एक काम करते हैं, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, उसको हम और पावर देते हैं, है ना, पावर बढ़ाना है इसकी बार बार, और इनकी पावर बॉम्बे और मद्रास की कम कर रहे हैं, है ना, यही कर रहे हैं। बॉम्बे और मद्रास की पहले आपने देखा था कि 1773 के अंदर ऐसे कहा था, बॉम्बे और मद्रास का एग्जीक्यूटिव पावर किसको दे दिया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिया जाएगा। आप कहेंगे इनकी और पावर कम करते हैं, कैसे करोगे सर कम? यहाँ पर जो ये लेजिस्लेशन कर रहा था वहां पे गवर्नर कर रहा था, ठीक है, इनके लेजिस्लेशन, इन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन भी अब कौन करेगा, यहाँ पे कानून जो बनाएंगे, लॉज जो बनाएगा ना, वो भी कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया जाए। ये लो, इनको और छोटा कर दिया, बॉम्बे और मद्रास को और छोटा कर दिया, कि लेजिस्लेटिव पावर भी इनसे छीन ली गई, और लेजिस्लेटिव पावर जो है गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर भी छीनकर किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बिकम 1883 के अंदर 1833 के अंदर विल बिकम द गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहां से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, अब जब हम वहां पे पढ़ेंगे तो विलियम बेंटिंक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, विलियम बेंटिंक ने क्या क्या काम करा हिस्ट्री के अंदर। वेरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वेरेन हेस्टिंग ने क्या क्या काम करा, हर वायसराय के बारे में, हर गवर्नर जनरल के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर हिस्ट्री में। अभी हमको सिर्फ ये है ना, अभी हम पॉलिटिकल बस पॉलिटी डायमेंशन के ऊपर हम फोकस करके कर रहे हैं। तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर बन गया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सारी पावर्स यहाँ पर दे दी गई। देखिए यहां पर देखिए, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली गई, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। तो पहले देखो, जैसे ये मान लो, अब यहाँ पर देखना ध्यान से, ये मद्रास है, अब यहाँ पर देखना ये बॉम्बे है ना, और ये है कलकत्ता। पहले ये सब तीनों सर्किल लगा देखेंगे, तीनों की साइज सेम है ना, सेम मानो अभी, है ना, सेम बनी नहीं है पर सेम है साइज। अब क्या होता है 1773 के अंदर ये जो होंगे ना मद्रास और बॉम्बे तो छोटे हो जाएंगे, और ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको बोल देंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और फिर 1833 के अंदर आते आते ये और छोटे हो जाएंगे, ये और छोटे हो जाएंगे, इतने चुन्नू चुन्नू से रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी एग्जीक्यूटिव पावर ले ली गई, यहाँ पे इनकी लेजिस्लेटिव पावर ले गई, और ये और बड़ा हो जाता है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ, दिस इज क्लियर। तो यहां पर आप देखेंगे, इट डिप्राइव्स द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास सब पावर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अच्छा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में बात करें, है ना, है ना, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी बच्चों, उसमें कितने मेंबर्स होंगे, कोई मेरे को बताएगा, एनीबॉडी इन द क्लास, कितने मेंबर्स होंगे उसके अंदर?
यस वैशाली, कितने मेंबर्स होंगे इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? विशाखा? सर 3 थे ना? 3 थे ना, 3 है ना, 3 थे, बिल्कुल सही बात है। 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर 3 करे थे ना अपन ने, तो 3 होंगे ऑब्वियसली, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पर 1833 के अंदर वापस से एक डायमेंशन क्रिएट करा गया। सर क्या? सर एक बात सुनो, सर यहाँ पे 1784 से पहले 4 थे, 4 में डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती थी, इसलिए 3 करे। अभी 3 से क्या करने वाले हैं, वापस 4 करने वाले हैं क्या? यस, 3 से वापस यहाँ पर 4 करने वाले हैं। सर फिर वही समस्या आएगी? नहीं, वो समस्या नहीं आएगी, क्योंकि चौथा जो आएगा अब इसके पास उतनी पावर नहीं है जितनी कि पहले वाले के पास। समझ में आ रहा है? ये जो होगा चौथा जो होगा, ये समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है? 3 3 पहले 4 था, फिर 3 हुआ, है ना, और फिर 3 का वापस 4 होगा। समझिए ये क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज इंक्रीज टू द 4। एक और नया मेंबर रखेंगे जिसको बोलेगा लॉ मेंबर। और लॉ मेंबर सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसका काम ये कहेंगे कि भाई तू वोटिंग वोटिंग डिसीजन मेकिंग मत आया कर, है ना, डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं आ रहा है, वोटिंग करने नहीं आ रहा। इसका काम ये है किसी तरह से लॉज जो है ना, भारत के अंदर कानून बने, लॉज को कोडिफिकेशन करे, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज करे, इसका ये काम। तो 4th मेंबर वाज ए लॉ मेंबर एंड लॉर्ड मैकेले वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर। समझ में आ रहा? जैसे लॉ मिनिस्टर होता है ना, वैसे यार। और लॉ 4th मेंबर को वापस बुलाया तो गया, पर इसके साथ साथ बहुत रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर डाली गई। रेस्ट्रिक्शन ये डाली गई कि तू वहां मत चल जाना, डिसीजन मेकिंग के अंदर तेरा काम ये है, एक फोकस कर काम। क्या काम है साहब मेरा? तुमको क्या करना है, तुम्हें कोडिफिकेशन करना है। लेजिस्लेशन जब बन रहा होगा ना, तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। जब वो कोई कानून वानून बना रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, जब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बन के रहे, बट तेरे पास लिमिटेड पावर है, ये समझना जरूरी होगा, नहीं तो वापस वही चीजें आ जाएंगी। तो हम देखेंगे, देखो 1773 हम देख रहे हैं, 2 चीजों के ऊपर फोकस करा जा रहा है, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा गवर्नर जनरल। अब ये देखो 1773 के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया 1773 के अंदर, उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 करा गया। फिर 1784 के अंदर क्या करा गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 करा गया। इनके साथ ही खिला हो रहा है, समझ में आ रहा है? और फिर आप देखेंगे 1813 के अंदर, अच्छा इसके अंदर फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर कम कर दी गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। ठीक है, 1813 के अंदर क्या किया, 1813 के अंदर फिर जाकर वापस से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, ठीक है, उसको क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर 3 पावर ही रही, इसके अंदर 3 ही पावर रही। ठीक है, पर आप देखें कंपनी को दूसरा डायमेंशन कर दिया, एक साथ कुछ काम नहीं कर रहे हैं, दूसरा डायमेंशन कर दिया। क्या? उसकी जो है उसकी मोनोपोली छीन ली गई। 1833 के अंदर पूरी मोनोपोली छीन ली गई। ठीक है, इवन ट्रेड विद चाइना भी वो सभी कर सकते हैं, और ओपीएम के अंदर और टी के अंदर भी सभी कर सकते हैं, ऐसा बोला गया 1833 के अंदर। और इसके साथ साथ यहाँ पर वापस ये 4 नंबर कर दिया इसको, लॉर्ड मैकाले को अगेन वाज देयर, तो लॉर्ड मैकाले वापस 4th मेंबर बन गए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लॉर्ड मैकाले 4th मेंबर इज बैक बट विद रेस्ट्रिक्शंस। बैक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज 1784 के अंदर उसको हटा दिया गया था, क्योंकि तुमसे बोले कि गवर्नर जनरल ऑफ, जो गवर्नर जनरल जो था, ठीक है, गवर्नर जनरल, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कैसे रूप बदला, 4 3 4। ठीक है, 4 जब था 1773 के अंदर, 3 कब आया 1784 के अंदर, और फिर वापस 4 कब आया 1833 के अंदर। ठीक है, द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वाज अगेन फिक्स्ड टू 4, which has been reduced by the Pitt's India Act 1784. However, certain limits were imposed on the functioning of the 4th member. 4th member की certain limits impose करी गई। 4th member को बोला गया कि भाई देखो आप, 4th member was not entitled to act as a member of the council except for the legislative purpose, कि बस आप लॉ मेकिंग और ये सब चीजें, लॉ मेकिंग मतलब लॉ का कोडिफिकेशन और ये सब चीजें करें। एग्जीक्यूटिव डिसीजंस जो हैं सब कुछ वो होंगे, डिसीजन मेकिंग जो होगा वो कौन करेंगे, यही लोग करेंगे। दिस 4th मेंबर ऑफ काउंसिल, ठीक है, वाज लॉर्ड मैकाले। ये लॉर्ड मैकाले था, और उन लॉर्ड मैकाले के बारे में जब हम, अब देखो लॉर्ड मैकाले आ गए, तो लॉर्ड मैकाले के बारे में जब हम पढ़ेंगे पर्सनालिटीज के अंदर, तो उसके अंदर हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो वहां पर जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैंने लॉर्ड मैकाले के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। वहां पे एंजेलिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट वाली जो अप्रोच है उसको भी मैं वहां पे ही समझा दे रहा हूँ तुम्हें, उस तरह से हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बट अभी अपन यहाँ पे द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज कंसीडर्ड टू बी एन अटेम्प्ट टू कोडिफाई ऑल इंडियन लॉ, सारे इंडियन लॉ को कोडिफाई करा। ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक सुप्रीम बॉडी माना गया यहाँ पर,
रिटेन द राइट टू लेजिस्लेट फॉर द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। जो भी अब एक्ट बनेंगे, जो भी लॉज बनेंगे, वो कहाँ बनेंगे? अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बनेंगे, ठीक है। फर्दर पार्लियामेंट के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। फर्दर दिस एक्ट प्रोवाइड दैट ऑल द लॉज मेड इन इंडिया वर टू बी लेड बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो भी भारत के अंदर भी एक्ट बन रहे हैं ना, उनको सबको पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर डाला जाएगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर फिर वो पास होगा और तब जाकर यहाँ पर बनेगा। अपनी मर्जी से यहाँ पे लॉ नहीं बना सकते ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम बॉडी इसके अंदर इस तरह से बना दिया है। अब यह है कि जो पहले जो अब इनको जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, जैसे इंडिया के अंदर मान लीजिए गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बोला कि भाई ये लॉ बनना चाहिए, तो यहाँ नहीं बनेगा वो लॉ। ये लॉ का ड्राफ्ट जाएगा किसके अंदर? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर वोटिंग और ये सब चीजें होंगी और यहाँ से ये बोला जाएगा कि ये एक्ट बन गया और फिर ये भारत के अंदर ये एक्ट बन कर आएगा। कंट्रोल कर रहे हैं ना पार्लियामेंटेरियंस वाले, सब कुछ धीरे धीरे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। कंट्रोल नहीं करेंगे धीरे धीरे तो ये एक्ट वाली चीज भी उन्होंने इस तरह से कर दी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो 1833 गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए लॉ कमीशन, एक नया लॉ कमीशन होगा। और लॉ कमीशन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटी पर्पस की एक लॉ कमीशन। आज भी हम देखते हैं लॉ कमीशन की इतनी भी रिपोर्ट आई, समझ में आ रहा है? लॉ कमीशन की हर 3 साल के अंदर लॉ कमीशन को एक रिपोर्ट देनी होती है कि किस तरह के लॉ होने चाहिए, क्या क्या लॉ रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है ना। लॉ कमीशन रिकमेंडेशन देता है अपनी, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाता हूँ उसको। तो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस और ये सब चीजें आती हैं, राइट, कि किस तरह के भारत के अंदर कानून होने चाहिए, किस कानून में बदलाव होना चाहिए, किसके अंदर कितना बदलाव होना चाहिए, ये सब चीजें इसके अंदर पूछी जाती है, ठीक है। तो लॉर्ड मकॉले जो होंगे वो कोडिफाई करेंगे इंडियन लॉज को, कोडिफिकेशन इंडियन लॉज को किस तरह से। ये आप बिल्कुल पूरा का पूरा ये स्टडी करेंगे इंडियन लॉज की, ठीक है। देखेंगे कि हिंदूज के अंदर कौन कौन से लॉज हैं, मुस्लिम के अंदर कौन कौन से पर्सनल लॉज हैं, सिख क्रिश्चियन, उनके बेसिस पे क्या करेंगे? कोडिफिकेशन, नया जो सिस्टम कोडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे लॉज की। अभी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें करते हैं, ये अपन हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको जो याद करना है कि वो 3 से वापस हो गए 4, 4 से भले 3, 3 से भले 4। और लॉर्ड मकॉले जो थे वो ज्यादा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, ठीक है। हाँ, तो धीरे धीरे कम होती जा रही है ना दिव्या। और अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वही सुप्रीम बॉडी है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको भेजा था। तो अब जैसे अंबानी, ऐसे समझो अंबानी गए थे चाइना के अंदर और चाइना में वहां पे जी जिनपिंग को मार रहे हैं, ठीक है। तो फिर इंडिया वालों ने उनको एकदम से नहीं हटाया कि अंबानी क्या कर रहे हो, आ जाओ वापस, नहीं, धीरे 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 कि हम तुमको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, अरे मेरा प्यारा बेटा अंबानी, ठीक है, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर करके इसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं, इसकी पावर एकदम से नहीं कर रहे। अभी तक आप देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नंबर जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नंबर अभी तक 24 ही है, इसको कम नहीं करा गया है, धीरे धीरे पावर चेंजिंग। तो सब है, सब बिल्कुल कंट्रोल मैनर के अंदर। वो ब्रिटिशर्स है, वो हमारी तरफ बेवकूफ नहीं है कि भाई अगले दिन का ही हम सोचे, सर वो 100 साल की छोड़ के सोच के जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? भारत के अंदर तो डिप्लोमेसी अब जाके थोड़ी स्ट्रांग बनी, नहीं तो हमारी डिप्लोमेसी, अगर तुम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ोगे तो एक बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हम कर चुके हैं डिप्लोमेसी के अंदर। समझ में आ रहा है? अब जाके थोड़ी बहुत स्ट्रांग बनी है, जिसके अंदर दिखता है कि हाँ इंडिया की डिप्लोमेसी जो है वर्ल्ड क्लास डिप्लोमेसी है। वो लोग 100 साल की सोच रहे हैं। जब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो इससे आप अंदाजा लगा पाओगे ब्रिटिशर्स का दिमाग। जब वो कह रहे हैं कि 1935 का एक्ट लेकर आना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो वहां के लोग आपस में पता कैसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वायसरॉय जो है वो वहां पर बात करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कि हमको ऐसा एक्ट बनाना है, ठीक है, हमको ऐसा एक्ट बनाना है जिसके अंदर क्या हो, भारत को आने वाले 100 साल तक हम रूल कर सकते हैं, ऐसा एक्ट बनाना है हमको। तो इनको क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे देते हैं, जैसे ये लोग लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं जिससे कि इनका ऊपर राज करते हैं। इनका प्लान क्या था पता है तुम्हें? 2035 तक का प्लान था। मतलब अभी हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होते, ये प्लान करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना रहे हैं। सोच कर देखो क्या प्लानिंग चलती है इनकी, समझ रहा है? तो ये लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, और एक कंपनी को कंट्रोल करने के लिए इनको इतना टाइम लगा है। सोचकर देखो कितना सोच समझ के, कितना फूक फूक के कदम चल रहा है। एक कंपनी, सिंपल कंपनी, जिसको एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से अपना कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको फूक फूक के कदम रख रहे हैं। और एक कदम और फूक फूक के रखा गया, मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना विल आल्सो बी एंडेड। धीरे एंड करा है, पूरी मोनोपोली एक साथ नहीं हटाई, ये भड़क जाएंगे। मोनोपोली को 1813 के अंदर कम करा और 1833 के अंदर पूरा का पूरा मोनोपोली हटा दिया। मतलब अब कोई भी YZ ABC जाकर भारत के अंदर क्या कर सकता है, भारत के अंदर ट्रेड कर सकता है। एनी डाउट यू कैन आस्क।
अच्छा, यहाँ पर एक और चीज होगी जो आप जो जिस सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेंगे। पर आप जैसे आप बोल रहे हैं ना सर ये रिटेलिएट नहीं कर रहे, अब देखो अब क्या होता है कि इन्होंने एक ऐसा करा, फोर्थ डायमेंशन फोर्थ पॉइंट इसका ये है, इन्होंने एक ऐसा कहा कि सिविल सर्वेंट जो होंगे, सिविल सर्वेंट्स इसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये पहले कौन नॉमिनेट करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये हमेशा ब्रिटिशर से होते थे, सिविल सर्विस ब्रिटिशर से होते थे। इन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सिविल सर्वेंट्स के ऊपर, कि सिविल सर्वेंट जो बनेंगे ऐसा नहीं कि हमेशा ब्रिटिशर से बन रहे सिविल सर्वेंट, नहीं, इंडिया वाले भी बन सकते हैं सिविल सर्वेंट। हमने कहा यार ये हमसे कब, हमारे हमारे बारे में कब से सोचने लगे, तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली नॉमिनेट कर दे। तो बोले सिविल सर्विसेज जो होगी ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ कलर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड नहीं होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। सर ये तो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। हाँ अभी समझो, एक चीज समझो, उन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होना चाहिए। ओ माय गॉड, 1833 के अंदर बोल रहे हैं कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर कम करनी, क्योंकि सिविल सर्वेंट उस वक्त जो है वो भी बहुत ऐसी पोस्ट है जैसे तुम लोग जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, पावर वाली पोस्ट, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली नॉमिनेट कर रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं भाई, नॉमिनेट भाई इक्वालिटी की रामायण इन्होंने छेड़ दी भाई, कलर क्रीड प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं होना, मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, और एक इसके लिए ओपन कंपटीशन एग्जाम होना चाहिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भड़क जाएंगे, बोले भाई साहब तुमको हम समझ गए तुम करना क्या चाहते हो, तुम हमारी सारी पावर छीनना चाहते हो, ये तुम इक्वलिटी इक्वलिटी बात नहीं कर, ओपन कंपटीशन एग्जाम होना मतलब कि अब हमारी पावर जो होगी वो अपॉइंट करने की यहां पर खत्म हो जाएगी। हम जो नॉमिनेट करते थे अपने बंदे बिठाते वो खत्म हो जाएगी, अब तुम ओपन कंपटीशन एग्जाम करा, आज तक तो तुमने नहीं करा, ऐसे नहीं सोचा, आज तुम ओपन कंपटीशन एग्जाम करो, और यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भड़क जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी हो जाएगी कि ये तो नहीं होने देंगे। तो उनको लगेगा कि यार ये ज्यादा हो गया पार्लियामेंटेरियंस को। अभी भी देख कैसे सोच रहे हो, बोले अरे अरे ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। मतलब ये चाकू लगा ना तो इसमें तो चिल्ला पड़े, इस चाकू को मारने का भी समय नहीं है, बाद में मारेंगे, अभी बाद में मारते हैं, 1853 में मारते हैं अच्छे से। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर आप देखिए कि एक पॉइंट ये है कि नो डिस्क्रिमिनेशन वुड बी मेड इन द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कलर क्रीड एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इंस्टेड ऑफ दैट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्ट करा उसने, होने नहीं दिया इन्होंने, टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट, कि हम ओपन कंपटीशन करेंगे, एंड स्टेटेड दैट इंडिया शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, इंडियंस को भी आने दो। However, this provision was negated after opposition of court of directors, पर ये प्रोविजन लग नहीं पाया बिकॉज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि भैया हम ये चीज नहीं होने देंगे। राइट, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। समझ में आ रहा है? तो 1833 के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात 1833 के अंदर वो गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने मद्रास और बॉम्बे की, इनकी भी क्या कर ली, इनकी भी सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली, एग्जीक्यूटिव पावर तो छीन रखी थी, लेजिस्लेटिव पावर भी इसके अंदर छीन ली थी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और बड़ा बन गया, राइट। फिर इसके अंदर 3 से 4 मेंबर्स वापस आ गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। चौथा मेंबर आया लॉर्ड मकले आए, पर उसके अंदर कुछ क्या है, उनको ये कहा गया कि भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तुम मेंबर हो, पर बस लेजिस्लेशन को कोडिफिकेशन करो और उनके बेसिस पे तुम्हारा काम रहेगा। ठीक है, तुम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में इंटरफेयर मत करना। ये 4th मेंबर जो थे वो लॉर्ड मकौले थे, और कोडिफिकेशन से रहे। फिर तीसरी पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको हमने रिड्यूस कर दिया, खत्म ही कर दिया, पूरा ही खत्म कर दिया। ठीक है, ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन ओपियम और ट्रेड इन टी वो भी हमने खत्म कर दिया। फिर चौथा पॉइंट जो आपको समझना होगा ये होगा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनेगा सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के अंदर। ये जैसे बोला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोले भैया ये हो गई एक्सट्रीम तुम्हारी। तो फिर जी देखिए, अब उनको जब भी लगेगा ना कि ये एक्सट्रीम हो गई है तो वो भी समझते हैं पार्लियामेंट्री भैया इसका टाइम नहीं आया, ठीक है इसको बाद में देखेंगे। चलो ठीक है यार, अरे हम तो मजाक कर रहे थे भैया, हम मजाक कर रहे थे, तुम ही कर लो नॉमिनेट, हम मजाक कर रहे थे, ऐसे करने लगेंगे। मजाक भी नहीं समझते यार अब तो तुम, पता चल गया कि हाँ यार इसको ये नहीं मानेंगे, इसके अंदर ये बहुत ज्यादा अपोजिशन कर रहा है, करेंगे तो सही, पर अभी सही समय नहीं आया।
ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज होगी 1833 के अंदर, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, और ये कई बुक्स के अंदर इस तरह से डायरेक्टली नहीं दे रखे हैं पॉइंट्स। एक इंपॉर्टेंट ये होगी कि ब्रिटिशर्स फाइनली ये बोल देंगे, ब्रिटिशर्स फाइनली ये बोल देंगे कि अभी तक तो क्या था, अब ये समझो कि ब्रिटिशर्स ने अपनी एक कंपनी भेजी थी कि भाई तुम ट्रेड कर लो, तो ये ट्रेड ही चल रहा है अभी तक, ये जो नवाब मर गए उसमें ट्रेड में ही मर गए वो, राइट, ये ट्रेड ही चल रहा है। अब पहली बार ब्रिटिश ऐसे बोलती है, समझ में आ रहा है, पहली बार ब्रिटिश ऐसे बोलती है कि इंडिया जो है ना हमारी कॉलोनी है। मतलब क्या है, पूरा का पूरा जो रूल जो है क्राउन का अब यहां पर उतर चुका है, ये हमारी कॉलोनी, हमने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी थी पर अब ये है हमारा। और ये जो भी है, जो भी पोजीशंस जो है इसके अंदर टेरिटोरियल पोजीशंस है, ये किसके पोजीशन है, ब्रिटेन के पोजीशन है, ब्रिटेन की टेरिटरी है ये सारी, ब्रिटिश इंडिया। समझ में आ रहा है? पहले अभी तक तो उन्होंने ट्रेड, तो देखिए फर्स्ट टाइम चार्टर एक्ट 1833 लीगलाइज ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, लीगल हो गया, लीगल, पहले था सब कुछ ऐसा था, अभी लीगल हो गया, लीगलाइज हो गया, मोहर लग गई लॉ की। एंड टेरिटोरियल पोजीशन ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटोरियल पोजीशन फॉर अलाउड टू रिमेन अंडर दिस गवर्नमेंट, उसकी गवर्नमेंट के अंडर में है, तो तुम्हारी नहीं है प्रॉपर्टी, इनको ये समझाया गया, बार बार समझाया जा रहा है चीज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, ब्रिटिश पोजीशन बोला गया था, पर यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी बोल दिया गया डायरेक्टली, लीगलाइज कर लिया, एक स्टेप, मतलब क्लियर कर रहे हैं बार बार कि भैया हमारा ही है तुम्हारा नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा है तुम्हारा नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक दो पॉइंट और हुए थे, वो भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं 1833 के अंदर, जैसे कि भाई स्लेवरी सिस्टम जो था उसको मिटिगेट कर रहे थे वो, वहां पर जो है स्लेवरी सिस्टम्स को मिटिगेट करा जा रहा था, ठीक है, तो वहां पर स्लेवरी सिस्टम्स को मिटिगेट किया जाता, यूरोप के अंदर बहुत ऐसा चल रहा था यार स्लेवरी हटाओ, तो यहाँ पर भी एक एक्ट ऐसे निकाल दिया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश स्लेवरी इन ब्रिटेन एंड ऑल इट्स पोजीशंस इन 1833, की ब्रिटेन का जहां पर भी रूल रहेगा वहां पर स्लेवरी नाम की चीज नहीं होगी, तो कभी ऐसा आ जाए मिटिगेशन ऑफ स्लेवरी, तो आप इसके अंदर इस तरह से देख, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है। अब देखो, अब जो कानून जो है मैंने आपको क्या बताया, कानून कहां जाके कर रहा है, कानून जाके कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटेन पार्लियामेंट के अंदर जाकर, फिर जाकर रेक्टिफाई होकर फिर जाकर एक्ट बन रहा है, तो अब उसको रेगुलेशन नहीं बोल रहे हैं हम, इसको अब एक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस एक्ट के अंदर जो भी थे वो रेगुलेशन थे, क्योंकि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जा रहा है तो वो एक्ट बन जा रहा है, अब ये आएंगे एक्ट बनेंगे, ठीक है। एक्ट मतलब अब यहाँ पर एक्ट, जो प्रीवियस के अंदर जो भी चीज थी वो रेगुलेशंस थी, एक तरह ब्रिटिश चर्च की जो भी ये लॉ बन रहे थे वो एक तरह से रेगुलेशन, अब ये एक्ट बन रहे हैं, मतलब कानून है, क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी हमारी कॉलोनी है, ब्रिटिश इंडिया ही है, इन्होंने इस तरह से बोल दिया। आई होप दिस इज क्लियर। अब ऐसा सिस्टम चल रहा है, और ऐसा सिस्टम चल रहा है, अब इनको पता चल गया है, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक क्लियरली पता चल गया है कि हमारे दिन खत्म हो रहे हैं, और इस चीज को प्रूव क्या कर देगा, एक और एक्ट 1853 का एक्ट, जब चार्टर एक्ट, अब देखो अब तुम्हें रटना नहीं है भाई कहाँ क्या हो रहा है, इवोल्यूशन की तरह पढ़ो, तो तुम्हें पहला चैप्टर जो तुम इतने कम से कम तुमने 20 बार पढ़ा है, सभी बच्चों ने जो भी प्रिपरेशन पहले से करके बैठे हैं यहाँ पर, 20 बार तुमने पढ़ा है, 20 बार भूले हो, गारंटी है मेरी। पर अब जब तुम इस तरह से इवोल्यूशन की फॉर्म में पढ़ रहे हो ना, तब नहीं बोलोगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट की पावर है, दिस इज द पावर ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि इसमें कम समय लगता है, तुम्हें बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि एक बार ही पढ़ रहे हो तुम, बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस रिवीजन करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया, ऐसा नहीं होगा। अब 1853 के अंदर एक और कमाल हो गया, 1853 के अंदर बच्चों अब ध्यान से समझना, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर क्या होगा। अच्छा, यहां तक अपन ये समझ लें कि भाई ये सब चीजें 1833 में, 1853 के अंदर ये ब्रिटिशर्स को ये पता चल जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि साहब मेरे दिन है ना इंडिया में नंबर्ड रह गए, मतलब मेरे को ये कभी भी भेज सकते हैं, क्योंकि 1853 चार्टर के अंदर, हर चार्टर में ऐसे लिखता था, जैसे 1833 में लिखा जाता था कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर रहने दे रहे हैं, है ना, पोजीशंस रखने हैं हमारी, वैसे तो हमारे एरिया है पर उसके अंदर रहने दे रहे हैं, किसके लिए, आने वाले 20 साल के लिए, ऐसे 1813 के अंदर भी ये बोला गया आने वाले 20 साल के लिए, पर 1853 के अंदर कुछ भी नहीं बोला गया, मतलब हम कोई गारंटी नहीं दे रहे 20 साल की भी, हो सकता है कल को हटा दे, और इनको लग गया कि यार अब गड़बड़ होने वाली 1853,
तो 1853 एक्ट के अंदर कभी भी इस तरह से नहीं बोला गया कि भाई अब यहाँ पर ब्रिटिश की जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन है उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी दी जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा गवर्नमेंट का है, ये ब्रिटेन का है, यहाँ तुम रह रहे हो ब्रिटेन का है। कभी भी तुम्हें लात मार के भगाया जा सकता है 1853 के अंदर, ये कभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लात मार के भगाया जा सकता है ना, समझ में आ रहा है? कभी कह सकता है कि यहाँ पर आकर अब से कदम मत रखना, और ये कुछ भी नहीं बोलेंगे 1853 के अंदर इस तरह का हुक्म। अच्छा, हमने देखा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे बच्चों? 24 थे। इस एक्ट के थ्रू 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू 24 की जगह हो जाएंगे 18, 6 बंदों को कम कर दिया, ठीक है। और 18 में से भी 6 जो है दैट इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय क्राउन, ये शेयर होल्डर्स नहीं है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे सिर्फ 12 लोगों को, 6 जो होंगे दैट विल बी डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय क्राउन। अब देखो 20 साल पहले इनकी अकड़ अलग थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, और 20 साल का टाइम बहुत ज्यादा होता है। 20 साल पहले उन्होंने हमको सिविल सर्विसेज के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाने दिए थे, आज इनके ऊपर 20 साल के टाइम के अंदर इनको इतना कमजोर कर दिया, धीरे 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 इतना कमजोर कर दिया कि अब इनकी नंबर भी हटा दी, कि 24 थे अभी तक, 24 थे, अब ये टाइम आ गया कि तुमको 18 करेंगे। 18 में से 6 जो होंगे, 18 में से 6 जो होंगे वो क्राउन डायरेक्टली इलेक्ट करेगा, और 12 जो होंगे दैट विल बी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर्स कंपनी, मतलब कंपनी के अंदर भी घुस गए, कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी ब्रिटिश क्राउन घुस गया, क्राउन ने सर डाल दिया, लो भाई। तो यहां पर अगर हम देखें चार्टर ऑफ 1853, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, 24 टू 28, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आउट ऑफ दिस 18, 6 विल बी अपॉइंटेड बाय द क्राउन, वो 6 जो होंगे वो क्राउन अपॉइंट करेगा। ओ माय गॉड सर, ये इसके अंदर इस तरह से होता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हो गया, शांत कर दिया उन्होंने, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा कि भैया एक सेकंड इधर आना। बोले क्या? बोले उस दिन तुम ज्यादा उड़ी मार रहे थे कि कंपटीशन एग्जाम नहीं करने देंगे सिविल सर्विसेज को एंड सो ऑन सो। उस दिन जब तुम अपोजिशन कर रहे थे 1833 की बात याद करो। बोले साहब माए बाप जो करना है वो करो, हमारा तो तुम वैसे ही हमको तो क्या कर दिया तुमने, बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा। 12 जो लोग हैं वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, उसमें से 6% जो है दैट इज फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, और टोटल जो है 18 कर दिए गए हैं, पहले 24 थे। दूसरा पॉइंट अभी मैं बताऊंगा ये वाली चीज, पर ये देखो ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज चार्टर 1853 डिप्राइव द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, समझो, टू राइट टू इट्स पैट्रोनेज टू इंडियन अपॉइंटमेंट्स, की जो इंडियन अपॉइंटमेंट तुम करते थे ना अब तुम नहीं करोगे। बोले 20 साल पहले की बात सोचो, 20 साल पहले का याद करो, 20 साल का समय बहुत होता है, उनको पूरा का पूरा धरती पे लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने। 20 साल पहले जो उन्होंने अपोजिशन करा था, आज करो अपोजिशन। बोले नहीं साहब हम नहीं कर सकते अपोजिशन। इट वॉज टू बी एक्सरसाइज अंडर रेगुलेशन प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी, और इस कमेटी को हेड जो करेंगे लॉर्ड मैकॉले हेड करेंगे, मैकॉले कमेटी। और मैकॉले कमेटी ने कहा कि अपॉइंटमेंट जो होगा वो एक ओपन कंपटीशन बेस्ड ऑन द मेरिट, जो कि सबके लिए ओपन हो, इंडियन से लेकर सबके लिए, कास्ट क्रीड इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए ओपन हो, और जो फिटेस्ट होगा वही इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर जाएगा। और यही इसी एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये एग्जाम जो है स्टार्ट होता है 1853 के चार्टर एक्ट से। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह से इसके अंदर होता है। एनी डाउट इन दिस वन प्लीज आस्क मी, एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। यहां तक इस तरह से हो गया। तो यहां पर इस तरह से कि कोई इंडियन अपॉइंटमेंट करोगे नहीं तुम, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तुमको मना कर दे। सिविल सर्विसेज वाली बात कर रहे थे तुम 20 साल पहले कि हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, अब बोलो कुछ। अब इस तरह से एक ओपन कंपटीशन हो, वैसे यही कंपटीशन की तैयारी आप करें। अच्छा, अब थोड़ा गवर्नर जनरल को भी देख लेते हैं। भाई गवर्नर जनरल तेरे क्या हाल है? गवर्नर जनरल बोले मेरा मस्त चल रहा है। बोले मस्त नहीं यार, तेरे भी थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास गए कि बोला कि यार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तुम्हारा क्या कर रहा है कि एक तो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अभी ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही अभी लॉ मेकिंग कर रहा था, ये सब कुछ कर रहा था, ऐसा नहीं। लॉ मेकिंग के लिए अलग से एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाएगा। अब गवर्नर जनरल तेरा ही होगा तो टेंशन में होता है, वो देख रहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का बहुत बुरा हाल कर रहा है, तेरे को टेंशन नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ऐसे बोला गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही लॉ वॉ ये सब बनाता था, पार्लियामेंट में जाता था, इस तरह से होता। अच्छा सर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर वही लोग हैं, गवर्नर जनरल खुद और इसके 4 भाई, 1 2 3 4,
लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 12 मेंबर्स है, 12 मेंबर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जनरल गवर्नर जनरल की, एक तो गवर्नर जनरल और इसके 1 2 3 4, ये तो हो गए 1 2 3 4, तो ये 5 जने तो यही हो गए। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी है। एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर्स दोनों के अंदर फ्यूजन है। आज भी हम देखेंगे सिस्टम के अंदर फ्यूजन ही है। समझ में आ रहा? मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़े फर्स्ट क्लास के अंदर, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के अंदर फ्यूजन दिखाया था। तो 1 2 3 4 इधर, इधर भी 1 2 3 4, चलो भाई 5 जने इधर हो गए, 5 जने इधर हो गए, बाकी के सर 7 जने। 7 जनों में से बाकी के एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल प्लस 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, मतलब यहाँ पर 5 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 12 में से 5 तो एज इट इज है, ठीक है। गवर्नर जनरल है, 4 इसके मेंबर्स। इसके अलावा 1 कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ जो है आर्मी का, ठीक है, ब्रिटेन आर्मी का कमांडर इन चीफ जो है वो यहाँ पर आ गया है। समझ में आ रहा है? ब्रिटिशर्स का जो कमांडर इन चीफ है, तो मतलब मिलिट्री वाला बंदा जो है वो भी यहाँ पर बैठ गया, कमांडर इन चीफ। एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो भी आ गया है। एक रेगुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो भी आ गया है लेजिस्लेशन के अंदर। और यहां पर आप देखेंगे लोकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया। जो लोकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे अपन, पर यहां पर देखिए यहां से लोकल आदमी, हमारे जो राजा महाराजा थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस को, इनको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर डाला गया, जिससे कि एक तरह से ये दिखे कि लोकल रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो देयर। देखो हम कितने डेमोक्रेटिक है। पर ये जो थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के अंदर से, इसके अंदर जो अपॉइंट करे ना, ये बिल्कुल चाटुकार राजा लोग इनको अपॉइंट कर लिए। मतलब वो क्या करता था, वायसराय की तरफ देखता रहता। ये इंसिडेंट रियल का इंसिडेंट था। उससे एक राजा से पूछा गया कि भाई तुम कैसे डिसीजन मेकिंग करते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कैसे वोटिंग कैसे करते हो? बोले मैं गवर्नर जनरल साहब की तरफ देखता रहता हूँ। गवर्नर जनरल साहब कहते हैं कि क्या क्या बोलना है भाई, तो तुम लोगों को इसके ऊपर यस की नो, और गवर्नर जनरल बोलता है मैं तो यस बोल रहा हूँ, तुम लोग क्या बोलो। मैं गवर्नर जनरल जैसे हाथ उठाता मैं वो उठा देता। ऐसे लोग थे, समझ में आ रहा है? तो मतलब यहाँ पे इनसे ऐसा नहीं कि ये लोग खेल जाएंगे, गेम खेल जाएंगे, नहीं, ये बिल्कुल लॉयल जो थे, लॉयलिस्ट के भी लॉयल है, ठीक है। कि भाई एक वफादार होता है कुत्ता, ठीक है, डॉग इज ए, मतलब ऐसे बोलते हैं लॉयल एनिमल। डॉग से भी लॉयल एनिमल यहाँ पर रखे हैं इन्होंने। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर से इन्होंने एक एक बंदे रखे और सारे के सारे इनके। तो इस तरह से आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। और ये एक तरह से क्या है कि आज का जो हमारा पार्लियामेंट है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का फ्यूजन मैंने आपको दिखाया था ना फर्स्ट क्लास के अंदर। वहां पे भी लेजिस्लेचर्स अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है, पर दोनों एक भी है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में फ्यूजन भी है, वो चीजें। तो ये एक पहली बार ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा कोई चीज यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इट मार्क्स बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, और इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और यहां पर आप देखेंगे ओपन कंपटीशन सिस्टम रहेगा सिविल सर्विसेज के लिए, है ना, सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन। अब यहां पर ऐसा होगा कि साहब देखो, एक ये जो गवर्नर ऑफ मद्रास है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, और गवर्नर ऑफ बंगाल है। गवर्नर ऑफ बंगाल के साथ बहुत सारी ट्रेजेडी हुई थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। इन्होंने बोला यार गवर्नर जनरल इंडिया है ना, एक अलग होना चाहिए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक अलग होना चाहिए। मतलब क्या, ये ऐसा नहीं बंगाल वाले के बंदे को ही आप इसके अंदर बनाए, तो बंगाल का गवर्नर अलग होगा और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग होगा। इसके अंदर इस तरह से बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हुआ करता था वो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, और इन प्रेसिडेंसीज का एडमिनिस्ट्रेशन। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होगा पूरे इंडिया का जो होगा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो यहाँ पर इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको कहा, उसकी जगह गवर्नर जनरल जो इंडिया जो था उसको एक पूरे भारत का बना दिया, उसको बंगाल का नहीं रखा, और बंगाल के अंदर अलग से इनकी तरह एक गवर्नर बिठा दिया, ठीक है। अब इस चीज को मैं समझाऊंगा, ठीक है, बट थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा उसके अंदर समझाने के अंदर। पॉइंट हमने डाल दिया, शाम को इस पॉइंट को अपन पढ़ते हैं। शाम को मैं बताऊंगा इस पॉइंट को डिटेल के अंदर, राइट। पॉइंट सिर्फ डाल दिया कि इस तरह का चीजें हुआ है, और इसके बाद क्या क्या होता है ये अपन बताएंगे। फिर 1857 की क्रांति होगी, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद फिर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस कहेंगे कि अब हो गया बहुत, अब हमको मौका भी मिल गया, उनको अच्छा खासा कंट्रोल, फिर पूरा का पूरा कंपनी रूल को अबॉलिश कर दिया जाएगा।
कंपनी रूल नाम की कोई चीज नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश कर दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर दिया जाएगा, पूरा हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पर आके बैठ जाएगा। तो इसके लिए तुमको शाम तक वेट करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। देखो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर आने चाहिए, है ना। और बार बार में रिवाइज करो, रिवीजन करो जितना ज्यादा हो सके, जितना उतना इंपॉर्टेंट है। यस अभिषेक प्लीज। सर जो रिवीजन करें हम लोग इस पीडीएफ को ही पढ़ें या फिर लक्ष्मीकांत अभी से सब देखने अभी हैं? देखो टाइम टाइम के साथ सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ पीडीएफ पढ़ो, सिर्फ पीडीएफ। ठीक है सर। आने वाले समय में सब कुछ मैं तुमको बताऊंगा कैसे क्या करना है, अभी सिर्फ पीडीएफ पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग है बच्चों, स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में तुम इधर उधर देखोगे, कौन सी किताब पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, बहुत गड़बड़ हो जाएगी चीजों के अंदर। अभी तुम सिर्फ तुम्हारे पास इतना ही समय है कि तुम पीडीएफ ही पढ़ सकते हो, समझ में आ रहा है। फिर बाद में मैं बताऊंगा तुमको चीजों को कैसे करना है, कैसे लेकर जाना है, सब कुछ बताया जाएगा डिटेल के अंदर, बट उसके लिए यू हैव टू वेट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। सर 4+1 में गवर्नर जनरल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना। अभी इससे पहले का 1853 से पहले का तो यही है, ठीक है। 1853 के अंदर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ शुभम हांडा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब शाम की क्लास के अंदर बताता हूँ, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो बच्चों देखो मस्ती से पढ़ना है अपन को, है ना, कोई भी लोड लेकर नहीं पढ़ना है। आप देख रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट जब तुम्हारे पास होते हैं ना, तो आप हाँ इसके भी नोट्स बना लो, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, अच्छा एक चीज याद रखो थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो पढ़ाते पढ़ाते आप लोग साथ साथ कुछ कुछ लिखते जाओ, जिससे कि माइंड का कोऑर्डिनेशन बना रहता है, माइंड का कोऑर्डिनेशन इसके अंदर बना रहेगा। थोड़ा 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 कुछ कुछ लिखते रहो कि सर हाँ ऐसा हो गया ये लिख दिया, ठीक, फिर ऐसा हो गया ये लिख दिया, लिखते रहो। और धीरे धीरे अभी तो रफली लिखो, ठीक है, धीरे धीरे उनको नोट्स की फॉर्म के अंदर करने लगे आप, ठीक है। धीरे धीरे जब स्पीड अप हो, देखो सब चीज एक साथ अडेप्टेशन नहीं होता है, ठीक है, सब चीज धीरे 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 अडेप्टेशन होता है। है ना, ये समझ रहे हैं। इंडियन अपॉइंटमेंट मींस क्या होता है? इंडिया अपॉइंटमेंट मतलब इंडिया के अंदर कोई भी अपॉइंटमेंट तुम कर रहे हो ना, उसको इंडियन अपॉइंटमेंट बोल रहे हैं। इंडिया में अपॉइंटमेंट, ठीक है, कोई भी कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स को लगा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का जो अपॉइंटमेंट है, कोई इंडियन अपॉइंटमेंट तुम नहीं कर पाओगे इस तरह से इसके अंदर बोला गया, ठीक है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बिल्कुल देखो कॉन्सेप्ट से चलो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से चलो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और वो तो मैं ऐसे पूछ लेता हूँ तुमसे क्या क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे पता नहीं है प्रॉब्लम तुम्हें, हो ही नहीं सकती, बेसिक से चलना है जब कैसे होगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तुमको, देखो कोई भी मेजर प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आई नहीं होगी, ठीक है। नहीं अभी कुछ मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी 2 क्लासेस चल रही हैं, दैट इज मोर देन इनफ, है ना। अभी हम बहुत सारी चीजें करेंगे, एक बार ये पता चल जाएगी कौन कौन बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके बाद पूरा का पूरा तुम मेरे अंदर ही रहोगे, टाइम टेबल बना के रखूंगा मैं तुम्हारा, सब बच्चों का टाइम टेबल बनेगा, राइट, सब बच्चों के हिसाब से पर्सनलाइज टाइम टेबल। जैसे डाइट डाइट चार्ट बनाते हैं ना, डाइट चार्ट, कि भाई सुबह उठ कर ये खाना है, सुबह उठ कर ये सब चीजें बनेंगी, करना है। तो उसमें कोई टेंशन मत लो, अभी सिर्फ क्लासेस लो। अभी 5 क्लासेस के बाद अपन करते हैं कि कौन कौन बच्चे हैं, ठीक है, ये पता चल जाएगा, तो उनके बेसिस पे फिर हम उनके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे, डिटेल में सब काम होंगे, डोंट यू वरी अबाउट दिस वन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं सुबह शाम को ठीक 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, थैंक यू सर। बाय बाय। और दूसरी चीज ये है कि जो भी बच्चे मतलब ग्रुप के अंदर स्टडी करना चाहते हैं ना, ग्रुप के अंदर कि सर हमको डिस्कशन करके ग्रुप करके करते हैं, तो वो उन लोगों का ग्रुप भी बना दिया रहेगा, बट अगेन वो भी बात की ही बात है, वो भी बाद में करेंगे। अच्छा, और एक ये बार बार मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर ही डाल रहा हूँ, 25th को एक टेस्ट है तुम्हारा, 25th को, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत जनरल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर हम इस तरह से करेंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर हर वीक टेस्ट होगा, हर वीक टेस्ट होगा। अभी थोड़ा सा तुम्हारा कोर्स हो जाए, अभी मैं धीरे भी बढ़ा रहा हूँ थोड़ा जानबूझकर, जिससे कि तुमको ज्यादा लोड नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद फिर 40 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, उसके बाद फिर हर वीक टेस्ट होंगे तुम्हारे, हर वीक टेस्ट होंगे। फिर जैसे पॉलिटी खत्म हो जाएगा, पॉलिटी का एक फुल लेंथ टेस्ट होगा, फिर वापस फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो तुमको रिवीजन हम कराते रहेंगे, इनके थ्रू ही रिवीजन करवा देंगे तुमको, टेंशन मत लो तुम। पॉलिटी के बाद जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है, तो पॉलिटी भूलने नहीं देंगे तुमको, टेस्ट देते रहेंगे, टेस्ट का डिस्कशन करते रहेंगे, वो सब चीजें रिवीजन बोर्ड के अंदर डाल देंगे, है ना। तो वो सब चीजें मेरे को पता है कि तुमको वहां तक अप्रैल मई तक तुमको कैसे लेकर आना है, जिसमें तुम्हारे पास सब कुछ हो। तुमने 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो, तुमने सारे के सारा जो है तुम्हारे पास पॉलिटी से लेकर सब, ऐसा नहीं कि पॉलिटी पहले पढ़ा सर भूल गया, पॉलिटी समझ नहीं आ रहा सर,
तो अप्रैल के अंदर किताब खोली पॉलिटी गायब नहीं, अप्रैल तक तुम पॉलिटी भी पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे होंगे, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ रहे होंगे, एंशिएंट मेडिवल पढ़ रहे होंगे, सब कुछ पढ़ रहे होंगे, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा, समझ में आ रहा है, करंट अफेयर्स के साथ। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच।